हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग पिछले लेक्चर में सॉल्यूशन स्टार्ट किए थे, उसमें हम लोग कंसंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़ रहे थे, सॉल्यूशन का डेफिनेशन देखे थे, सॉल्यूट क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बच्चों दो जो बचा हुआ और कंसंट्रेशन टर्म है उनको हम लोग आज खत्म करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग मोलैलिटी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये मोलैलिटी जो है इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंसंट्रेशन टर्म है बच्चों। मोलैलिटी को हम लोग किससे डिनोट करते थे, स्मॉल एम से डिनोट करते थे। तो मोलैलिटी सबसे ज्यादा यूज होगा इस पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, इसलिए इसका ध्यान से देख लें ये कैसे कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो मोलैलिटी का डेफिनेशन लिख लें। मोलैलिटी के बच्चों हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि अगर हम लोग कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस सॉल्यूशन में अगर हम 1 kg सॉल्वेंट लेते हैं बनाने के लिए, ठीक है, सॉल्यूशन को बनाने के लिए 1 kg सॉल्वेंट लेते हैं, तो 1 kg सॉल्वेंट के अंदर हम कितना मोल किसी भी सॉलिड का ऐड करते हैं वही उसका क्या कहलाता है बच्चों, मोलैलिटी कहलाता है। तो अगर आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहें तो इसी तरीके से इसको डिफाइन करें। इट इज डिफाइंड एज, डेफिनेशन लिख लें, इट इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इट इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ, ये सॉरी 1 kg ऑफ, 1 लीटर नहीं 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इट इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 kg of any solvent, 1 kg of any solvent is known as molality, is known as molality। मतलब कि हम इसको अगर फॉर्मूले के टर्म में लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मोलैलिटी जो होगा ये होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है बच्चों, और यहां पे आपको लेना होगा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये आएगा केजी में। ये किस में लेना, हमेशा केजी में लेना। तो ये मोलैलिटी का फॉर्मूला हो गया, इसको आप ध्यान से देख लें, ये बहुत ज्यादा आपको यूज करना पड़ेगा इस पूरे चैप्टर के अंदर। हमेशा आपको सॉल्यूशन का मोलैलिटी निकालना पड़ेगा। सोचिए कि मोलैलिटी निकालने के लिए आपको कितने चीजों का जरूरत होगा, एक तो सॉल्यूट का मोल चाहिए होगा और दूसरा सॉल्वेंट का मास चाहिए होगा, वो भी किस यूनिट में आपको लेना होगा, केजी में लेना है। ठीक है, तो अगर आपको ये दोनों चीजें पता हो जाएगा तो आप मोलैलिटी निकाल सकते हैं। ये तो मोलैलिटी हो गया। अगर मान लीजिए आपको कहीं पे वापस उसी तरीके से मोलैलिटी दिया हुआ रहेगा तब इसका हम लोग क्या मतलब निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कहता 1.5 m, स्मॉल m लिखें, ठीक है, H2SO4 सॉल्यूशन, H2SO4 सॉल्यूशन। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब होता है, 1.5 m H2SO4 सॉल्यूशन का क्या मीनिंग होता है। मतलब डायरेक्टली आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हमें किसी सॉल्यूशन का मोलैलिटी निकालना होगा तब तो हमें दो चीजों का रिक्वायरमेंट है, एक है सॉल्यूट के मोल का और दूसरा है सॉल्वेंट के मास का। सॉल्यूशन का नहीं, यहाँ पे किसका मास लेना बच्चों, सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट का लेना। तो ये दोनों को डिवाइड कर देंगे तो मोलैलिटी आ जाएगा। दूसरा बात ये है कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर उसका मोलैलिटी दिया गया है कि इस सॉल्यूशन का मोलैलिटी इतना है, तो वो मोलैलिटी हमें क्या इंडिकेट करेगा, हमें ये इंडिकेट करता है कि 1.5 मोल, 1.5 मोल, कितना मोलैलिटी है 1.5, इसलिए ये 1.5 मोल होगा, किसका होगा, तो सॉल्यूट का, ऑफ सॉल्यूट, जो कि इसमें H2SO4 लिए हैं, इसलिए ब्रैकेट में हम H2SO4 लिख रहे हैं। जो सॉल्यूट रहेगा उसका आप नाम भी लिख सकते हैं, 1.5 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन कितने केजी में, 1 kg कह सकते हैं या आप 1000 ग्राम भी कह सकते हैं। 1 kg का मतलब 1000 ग्राम भी होता है, लेकिन किसका होगा ये, तो सॉल्वेंट का होगा। ये किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा। तो आपको ये एक तरह से हिंट कर रहा है कि जिस सॉल्यूशन के बारे में हम जानना चाह रहे हैं उसे बनाने के लिए हर एक 1 kg के अंदर
ठीक है। प्रत्येक 1 kg के अंदर 1.5 मोल सॉल्यूट को ऐड कर दिया गया है, तब जाके ये H2SO4 का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया होगा। तो आप इस तरीके से इसको डील कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब मान लीजिए क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि मोल नहीं देगा आपको, डायरेक्ट सॉलिड का मास दे सकता है, तो मास देगा तो आप मोल निकाल सकते हो। बेसिक एक फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ते हैं 11th में, मोल बराबर क्या होता है, मास। मोल बराबर क्या होता है, मास। और ये मास किस में लेना बच्चों, ग्राम में। नीचे हम लोग क्या करते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास अकॉर्डिंग टू एलिमेंट है या फिर कंपाउंड है। तो हमें कहीं ना कहीं से मोल निकालना होगा, वो सब चीज आप 11th में सीख चुके हैं, इसलिए मोल निकालने आना चाहिए आपको। फिर मास ऑफ सॉल्वेंट भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए कोई क्या कर सकता है कि मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट किसके इक्वल हो जाएंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजों को यूज करके आप मोल्स भी निकाल सकते हैं सॉल्यूट का और मास भी निकाल सकते हैं सॉल्वेंट का, तो ओवरऑल आपका मोलैलिटी निकल जाएगा। तो ये तो हो गया बच्चों मोलैलिटी के टर्म में। अब अगला जो टर्म हम लोग लेते हैं वो है मोल फ्रैक्शन। यही दोनों है जो इस पूरे चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा यूज होते हैं, इसलिए इन दोनों पे आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें, समझ लें कैसे कैसे हमें चीजों को करना है। बाकी यहाँ पे दूसरा कंसंट्रेशन टर्म इस चैप्टर में यूज नहीं होता है। मोल फ्रैक्शन को बच्चों हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, एक्स से। मोल फ्रैक्शन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एक्स से। अब देखिए ये क्या फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन किसका है, मोल का फ्रैक्शन है। ये किसका फ्रैक्शन है, मोल का फ्रैक्शन है। तो मोल का फ्रैक्शन कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास तो दो ही कंपोनेंट है ना, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का ये मतलब होता है कि अगर आप पूरे सॉल्यूशन का 1 मोल लेते हैं, पूरे सॉल्यूशन का 1 मोल लेते हैं, तो अगर हम पूरे सॉल्यूशन का 1 मोल लेते हैं तो उस 1 मोल के अंदर सॉल्यूट का इंडिविजुअल कितना मोल है, तो वो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कहा जाएगा। आप अगर ये बता देते हैं कि पूरे सॉल्यूशन का जब 1 मोल लिया जाता है तो उसमें सॉल्वेंट का कितना मोल है अकेला उसका, तो वो मोल फ्रैक्शन किसका हो जाएगा बच्चों, सॉल्वेंट का हो जाएगा। इसीलिए आप अगर मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे, इसको हम लोग इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का, चाहे वो सॉलिड हो या सॉल्वेंट हो, उसका सीधा सा मतलब यही होता है कि अगर पूरे सॉल्यूशन का मोल 1 हो जाए, पूरे सॉल्यूशन का मोल 1 हो जाए, तो उसमें सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है, जितना मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट होगा बच्चों वही उसका क्या कहला जाएगा, मोल फ्रैक्शन कहला जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेशियो ऑफ, इसका डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख लें, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टू द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टू द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। या आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ये तो एक तरह से फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा, या आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं जो हम अभी बता रहे थे कि 1 मोल के अंदर, 1 मोल सॉल्यूशन के अंदर कितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि मोल ऑफ कंपोनेंट present in 1 mole of solution, present in 1 mole of solution is known as mole fraction, is known as mole fraction। अब जैसे देखें, हम कहते हैं क्या कि हम एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। अगर आप एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, इसका मतलब इसके लिए आपको 2 कंपोनेंट लेना है, ठीक है। एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा। तो ऐसा मान लीजिए कि हम यहाँ पे सॉल्यूट लिए हैं कैपिटल ए, ठीक है, आप मान रहे हैं, इसका हम मोल ले लिए हैं N1। हम इसमें सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं बी, कोई भी सब्सटेंस रहा होगा, इसका मोल हम लोग कितना मान लें N2। अब बताएं कि टोटल मोल कितना है, टोटल मोल कितना होगा N1 प्लस N2। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे लिखें तो टोटल मोल कितना हो गया बच्चों, टोटल मोल N1 प्लस N2 है, ठीक है। अब देखें यहीं से हम लोग बना सकते हैं मोल फ्रैक्शन का जो डेफिनेशन लिखे उसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि जब टोटल मोल हमारे पास N1 प्लस N2 है, N1 प्लस N2 जब टोटल मोल है, ये क्या बच्चों टोटल मोल है, तो बताएं सॉल्यूट का कितना मोल है, सॉल्यूट का कितना मोल है N1 मोल है।
जब टोटल n1 प्लस n2 मोल है हमारे पास सॉल्यूशन का, जब टोटल इतना मोल है तो उसमें अकेला सॉल्यूट इतना मोल है। अब डेफिनेशन क्या बताया मोल फ्रैक्शन का, डेफिनेशन आप क्या बताया मोल फ्रैक्शन का, मोल फ्रैक्शन का आप डेफिनेशन ये बताया हो कि आप एक मोल मान लो सॉल्यूट का, जब आप एक मोल मानोगे, ये सॉरी पूरे सॉल्यूशन का कितना मोल मान लो, एक मोल, तो टोटल अगर 1 मोल हो जाएगा तो उसमें अकेला कितना पड़ेगा, ये n1 अपॉन n1 प्लस n2, और यही इसका क्या कहलाएगा, मोल फ्रैक्शन। तो बच्चों ये हो गया मोल फ्रैक्शन, किस चीज का, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ऐसा लिखूं, सिमिलरली, ये सिमिलरली लिखा हुआ फॉर सॉल्वेंट, सिमिलरली फॉर सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के लिए भी हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन जो होगा सॉल्वेंट का, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ऑफ सॉल्वेंट, ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। और इतना पता होगा कि आप इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड को अगर मैं XA बोल दूं और इसको मैं अगर XB बोल दूं, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि XA और XB, XA और XB को जोड़ने पे हमारा 1 आ जाएगा। देख ले, मोल फ्रैक्शन को ऐड करने पे हम 1 पाएंगे, XA प्लस XB बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। तो हम समझते हैं मोल फ्रैक्शन भी आपको निकालने आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन निकालने का क्या तरीका होगा बच्चों, तो मोल फ्रैक्शन जिसका आपको निकालना है, ये ध्यान दें यहाँ पे, जिसका भी निकालना है उसका मोल आप ऊपर रख लें, ठीक है, और नीचे क्या करना होगा, टोटल मोल जो भी उसके साथ प्रेजेंट है। जैसे देखिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट ए है, सॉल्वेंट बी है, तो हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना चाह रहे हैं, इसीलिए सॉल्यूट का मोल हम ऊपर लेंगे और नीचे क्या करेंगे, इन दोनों के जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है वहां पे उसके मोल से डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली हम लोग सॉल्वेंट के लिए भी यही काम किए। तो बच्चों ये मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन ये दोनों टर्म हमारा हो गया खत्म, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन दोनों बीच में आप एक रिलेशन भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। कैसे करते हैं तो हम देखिए, यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको, रिलेशन भी हो सकता है मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में, ये रिलेशन भी आप देख लें। ऐसे बहुत सारा रिलेशन आपको 11th में बता चुके हैं, आप उसको भी देख सकते हैं, बट सभी रिलेशन का जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें ज्यादातर मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम आपको एक बार थोड़ा सा इसको रिवाइज कर दिए, बाकी आप 11th में भी जाके देख सकते हैं। रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए इन दोनों बीच में क्या रिलेशन होता है, मोल फ्रैक्शन तो आपको पता चल गया, हम मोलैलिटी को ही थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें देखिए क्या है कि ये है मोलैलिटी, तो मोलैलिटी बराबर आप क्या कर सकते हैं, ये है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हम चाह रहे हैं क्या कि मोल फ्रैक्शन के टर्म में ना, एक चीज और ध्यान देना कि XA बराबर कितना था, n1 अपॉन n1 प्लस n2, ठीक है, XB बराबर कितना था, n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो अगर आपसे कोई पूछे XA बाय XB कितना हो जाएगा, तो ये आ रहा बच्चों n1 बाय n2, मतलब कि मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो होता है, मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वो मोल्स के, ये मोल रेशियो के इक्वल होते हैं। मोल फ्रैक्शन का रेशियो और मोल का रेशियो आपस में इक्वल होते हैं। तो इसी चीज का हम यहाँ पे फायदा उठाएंगे और यहाँ पे देख रहे हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखा हुआ बच्चों, तो हम लिख देंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही लिखेंगे, ठीक है। नीचे क्या लिखा हुआ, मास ऑफ सॉल्वेंट लिखा हुआ, मास ऑफ सॉल्वेंट लिखा हुआ, हम इसको थोड़ा सा करेंगे यहाँ पे 1000, क्या कर दिए 1000, और नीचे अब आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन फर्क क्या पड़ा 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करने से, कि ये जो अभी केजी में था वो अब किस में हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा, वो किस में हो गया बच्चों, अब ग्राम में हो जाएगा। तो ये ऐसा आ जाएगा, देख ले, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ये आ जाएगा हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 हो गया, ठीक है। नीचे देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ये है मास, तो मास का फॉर्मूला क्या होगा किसी के लिए भी, तो ये तो बेसिक डेफिनेशन सब में लगेगा बच्चों, मास डिवाइडेड बाय GMM, देख लें,
मोल का बेसिक डेफिनेशन है मास डिवाइडेड बाय GMM। इसका मतलब ये कि अगर आपको किसी का मास निकालना है, ठीक है, तो उसके मास को हम उसके मोल और उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के टर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो मास ऑफ सॉल्वेंट का मतलब हम ये भी तो लिख सकते हैं कि उस सॉल्वेंट का पहले मोल निकाल लो, मोल ऑफ सॉल्वेंट कर दो, और इसमें आपको मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। तो इसको बच्चों हम MB अभी ले रहे हैं, शॉर्ट में हम लोग क्या ले रहे हैं? MB। B हमारा सॉल्वेंट था, M का मतलब है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, वो आगे हम लोग लिखेंगे भी। अब यहाँ से देखिए हमारे पास एक रिलेशन मिल गया, हमारे पास एक रिलेशन मिल गया, ठीक है। अब सोच रहे होंगे कि मोल फ्रैक्शन का रिलेशन तो है नहीं, ये तो मोल का रिलेशन है, तो अब आपको यहाँ से दिख जाएगा ये क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट किसके इक्वल है? मोल फ्रैक्शन के इक्वल है ना। तो हम अब यहाँ से ये भी तो लिख सकते हैं कि मोलैलिटी इज इक्वल्स टू हम यहाँ कर सकते हैं XA इंटू 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई किया बच्चों, ये ध्यान दें, इंटू XB, फिर इंटू क्या कर सकते हैं? MB, ठीक है। तो ये देखिए मोल फ्रैक्शन के टर्म में आ गया। अब कोई कहेगा नहीं हम तो इसमें सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ही रखना चाहते हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोलैलिटी बराबर हो जाएगा XA, ये तो रहेगा ही, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, अब देखें इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि पता है आपको कि XA प्लस XB बराबर 1 है, तो XB बराबर हम क्या 1 माइनस XA नहीं लिख सकते क्या? 1 माइनस XA तो लिख ही सकते ना, और इंटू MB। तो ये रिलेशन भी आप ध्यान रखना चाहें तो रख लें, इसमें सिर्फ सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख देंगे कि ये MB जो है वो है मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किसका है? ये सॉल्वेंट का। ये ध्यान रखें, अगर एक्वस सॉल्यूशन बोलेगा तो सॉल्वेंट ऑलरेडी वाटर हो जाता है, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 आएगा, H2O, एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, 16 प्लस 2 18 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे इस तरीके से रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रिलेशंस थे मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में, जिसे आपको याद रख लेना है। ये सब चीज आगे हम लोग यूज करेंगे। बाकी अब हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से बच्चों वेपर प्रेशर का कंसेप्ट, ठीक है। तो ये बेसिक हमारा खत्म हो गया। अब हमारा जो है 12th का पार्ट शुरू होगा। 12th में भी ये सब है, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट सवाल नहीं आपसे पूछेगा कि मोलैलिटी निकालिए, वो 11th में पूछा जाता है। यहाँ पे आपको बस यूज करना होगा, ठीक है, इसलिए थोड़ा बहुत आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए था, ठीक है। अब हम लोग का जो प्रॉपर 12th में सॉल्यूशन पढ़ना है वो हम लोग अब शुरू कर रहे हैं। यहाँ से थोड़ा फोकस्ड हो जाए सभी लोग। चलें, तो अब हम लोग शुरू करते हैं वेपर प्रेशर का कंसेप्ट, ठीक है। लेकिन वेपर प्रेशर को समझने से पहले आपको थोड़ा सा एक टर्म समझना होगा। वो कौन सा टर्म है? वो है इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। देखिए ये बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है, सॉल्यूशन जो है बहुत ही आसान है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा हम आपको वेपोरेशन और कंडेंसेशन के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो पहले अब यहाँ पे टॉपिक लगा दें इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। अब देखें ये दोनों टर्म अगर हम लोग समझ जाए सही से, तो फिर वेपर प्रेशर तो आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे समझ नाम से लिखा हुआ वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, मतलब किसी भी लिक्विड के कारण वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर का क्या मतलब होता है? वेपर्स के द्वारा लगाया गया प्रेशर। अगर हम बहुत सिंपल वर्ड में बोले तो, ठीक है, तो वेपर्स के द्वारा लगाया गया प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे, बट हमें क्या करना होगा कि पहले लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब ना वेपर के द्वारा प्रेशर आप मेजर करेंगे। तो इसीलिए उसमें जब हम लोग लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है। और वेपर वापस अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। तो हमें इन दोनों बारे में समझना होगा, क्योंकि जब हम किसी भी लिक्विड
का वेपर प्रेशर मेजर करते हैं तो वहां पे ये दोनों ही प्रोसेस होता है, इसलिए पहले हमें इन दोनों प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो आप ध्यान से यहाँ पे देखें कि ये इवेपोरेशन क्या है। पहले तो हम लोग इसी को समझते हैं, इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन आप पढ़ सकते हैं, इवेपोरेशन लिखें या फिर वेपोराइजेशन लिखें, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या समझते हैं, पहले इसका हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन जान लेते हैं। ये सभी को ऐसे पता भी होगा कि इवेपोरेशन का क्या मतलब होता है। ऐसे तो हम लोग सिंपल वे में कर देंगे, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाए तो उसको इवेपोरेशन होता है। लेकिन अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन लिखें तो इसमें डेफिनेशन लोग कैसे लिखेंगे, आप इसका डेफिनेशन लिख लें। इवेपोरेशन जो होता है बच्चों को क्या होता है, कंटिन्यूअस फेनोमेना। क्या ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस मतलब ये आप स्पॉन्टेनियस कर सकते हैं, ये स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन अपने आप होता है। ये क्या होता है, अपने आप होता है। तो इसका डेफिनेशन में यही लिखेंगे आपको, इवेपोरेशन के डेफिनेशन में लिख रहे हैं, it is a spontaneous process, it is a spontaneous process मतलब it is a spontaneous conversion of, it is a spontaneous conversion of liquid molecule, it is a spontaneous conversion of liquid molecule present in a container, present in a closed container कर दें, present in a closed container at the surface, at the surface को अंडरलाइन करना है, at the surface into liquid, ये सॉरी into vapors molecule, into vapors molecule is known as evaporation, is known as evaporation, ठीक है। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया इसका कि स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ए क्लोज कंटेनर एट द सरफेस। ध्यान रखना, क्लोज कंटेनर में जो लिक्विड लिखा होगा और वो जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होंगे सिर्फ वही इवेपोरेट करते हैं, ठीक है। इनटू लिक्विड मॉलिक्यूल इज नोन एज इवेपोरेशन। अब इसको देखें हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास क्या बच्चों, एक कंटेनर लिया हुआ, चूंकि लिक्विड लेना तो किसी कंटेनर में ही रखना होगा ना, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स बहुत सारे होंगे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका एक सरफेस क्रिएट करते हैं बच्चों, ठीक है। मान लें कि ये हमारा लिक्विड मॉलिक्यूल इसके अंदर रखा हुआ था, ये कोई भी ले लें, ये बस दिखा रहे हैं कि हमारा कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल है सरफेस के ऊपर, ऐसा ऐसा और भी इधर भी रहेंगे, ठीक है। ये बल्क मॉलिक्यूल कहलाते हैं, ये सरफेस फेनोमेना, ये क्या होता है, सरफेस मॉलिक्यूल है, सरफेस है, ठीक है। तो आप अगर किसी कंटेनर में रखते हैं ना, तो वाटर जो इवेपोरेट होगा, कोई लिक्विड जो इवेपोरेट होगा वो सरफेस से ही होता है, यहाँ से नहीं कि बीच से मॉलिक्यूल निकल के बाहर जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। जो सरफेस पे रखा हुआ सरफेस धीरे धीरे क्या होगा, वेपराइज। मान ये सॉलिड मॉलिक्यूल है तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, वेपर्स के फॉर्म में बाहर जाएगा, वेपर्स के फॉर्म में बाहर जाएगा, ठीक है। और अगर आपको वेपर प्रेशर मेजर करना है, अगर आपको वेपर प्रेशर मेजर करना है तो आपको कंटेनर को क्या करना पड़ेगा बच्चों, क्लोज करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्लोज कंटेनर वहां मेंशन भी किए हैं, ठीक है। क्लोज कंटेनर कर दे तो जैसे ही वेपराइज होगा ये यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वेपर्स बन जाएगा। ये क्या है यहाँ पे बच्चों, वेपर्स है। अब सोचिए जैसे ही आप वेपर्स बनाएंगे तो अगर ये एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाएगा, अगर आप इसको क्लोज कर दिए तो वापस क्या हो जाएगा, कंडेंस भी हो जाएगा। तो कंडेंसेशन को अभी हम लोग बाद में समझते हैं, फिलहाल आपको इवेपोरेशन समझ में आ गया होगा कि जब हम किसी भी लिक्विड को किसी कंटेनर के अंदर रखते हैं, जब हम किसी भी लिक्विड को किसी कंटेनर के अंदर रखते हैं तो कंटेनर के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है या जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो धीरे धीरे करके क्या होते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। और इसी प्रोसेस का नाम क्या दिया गया बच्चों, इवेपोरेशन दिया गया। और ये स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन है, अपने आप होता है, ठीक है। इसके लिए हमें कुछ करने का जरूरत नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा ये इवेपोरेशन हो गया, ठीक है। अब समझे कि इवेपोरेशन का रेट किस किस चीजों पर डिपेंड करता है। अब इसके थोड़े से रेट के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर ये कब कितना ज्यादा इवेपोरेट करेगा। तो अगर आप फैक्टर इसका लिखना चाहते हैं, रेट को अफेक्ट करने वाला फैक्टर लिखना चाहते हैं
तो आप टॉपिक देना चाहें तो दे दें, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? तो आप पहला फैक्टर तो ये ध्यान दें, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हो सकता है वो है टेम्परेचर। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या बच्चों? टेम्परेचर। कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाएगा? हम आर इस चीज को दिखा दें क्या? ई का मतलब है इवेपोरेशन, आर का मतलब है रेट। रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। इवेपोरेशन का रेट भी क्या होगा बच्चों? इंक्रीज होगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जितना ज्यादा आप इसको हीट देंगे, मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा? ब्रेक करेगा। और जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स ब्रेक करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतना इजीली ये क्या हो जाएगा? एस्केप करेगा यहाँ से। तो इसीलिए टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता बच्चों, इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। ये ध्यान रखना। दूसरा जो हो सकता है इसका फैक्टर, वो हो सकता है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। तो ये जो रेट ऑफ इवेपोरेशन आएंगे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे किसके? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स, बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स। आप सीधा ऐसे सोचिए ना, जैसे मान लीजिए वाटर ले लेते हैं आप, ठीक है, पेट्रोल ले लेते हैं, तो आपको पता है कि पेट्रोल रखे रखे बहुत ज्यादा इवेपोरेट करेगा, क्योंकि पेट्रोल्स के बीच के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम होते हैं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा इवेपोरेट करेगा, ठीक है, वाटर के कंपैरेटिवली भी। अब ऑयल और वाटर को कंपेयर करें तो ऑयल को अगर आप रख देते तो वो वेपोरेट नहीं करता बहुत ज्यादा, ठीक है, वेपोरेशन तो होगा, लिक्विड है तो वेपोरेशन होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन वाटर उसकी कंपैरेटिवली ज्यादा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिसके मॉलिक्यूल जितना ज्यादा आपस में क्लोजली टाइटली पैक्ड होंगे, उसके रेट ऑफ इवेपोरेशन के चांस बहुत ही कम होंगे। तो ये हो गया। और तीसरा जो है वो है सरफेस एरिया, ठीक है, तीसरा जो है वो है क्या? सरफेस एरिया। इसके ऊपर ध्यान रखें, इसके ऊपर आपको कभी कभी छोटे छोटे सवाल भी मिल जाएंगे, ठीक है। रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर। अब जितना ज्यादा इसको एरिया देंगे इवेपोरेट करने के लिए, ये उतना ज्यादा इवेपोरेट करेगा, ठीक है। अब मान ले आपको अगर पूछे कि ये एक कंटेनर है, एक कंटेनर यहाँ पे है, ऐसा रखा हुआ, कहेगा बताइए कि सरफेस का मॉलिक्यूल यहाँ पे ज्यादा इवेपोरेट करेगा या यहाँ पे ज्यादा इवेपोरेट करेगा। तो यहाँ देखिए क्या, इसको ज्यादा एरिया मिल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा उतना ही टाइम में मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट करेंगे। यहाँ पे सरफेस एरिया बहुत कम है उसके कंपैरेटिवली, इतने ही मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट करेंगे। तो इसलिए ध्यान रखना, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल्स उतना ज्यादा ही इवेपोरेट करेंगे। तो ये तीनों मेन फैक्टर्स हो गए। एक और चौथा फैक्टर लिख सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ड्राई एयर पास कराते बच्चों। ड्राई एयर पास कराने का मतलब ये होता है कि उसमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का टेंडेंसी होता है। ड्राई एयर में क्या होता है? मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का टेंडेंसी होता है, वो खुद को सैचुरेट करना चाहता है, और सैचुरेट करने के लिए क्या करता है? वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, और वेपर्स को जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो ये बहुत तेजी से और ऊपर जाएगा, क्योंकि इन दोनों बीच में इक्विलिब्रियम होता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं, फ्लो ऑफ ड्राई एयर एट सरफेस रेट इंक्रीजेस। अगर आप ऐसा समझें, जैसे मान लीजिए गर्मी के दिनों में होता है, ठीक है, गर्मी के दिनों में हम लोग क्या करते हैं, उस समय बहुत ज्यादा ड्राई एयर होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही कपड़े को धूप में देते हैं या कहीं भी हवा में देते हैं, तो बहुत तेजी से क्या होता है? सूखता है, क्योंकि उसका वाटर क्या करता है? बहुत तेजी से ड्राई एयर एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरीके से मेन आपको ये ध्यान रखना है, इसके ऊपर हम छोटा एक सवाल भी करेंगे, ध्यान रखना कि इवेपोरेशन सरफेस फेनोमेना है। ध्यान रखें, इवेपोरेशन क्या है? सरफेस फेनोमेना है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा पूछेगा कि वेपर प्रेशर सरफेस फेनोमेना है या नहीं है, तो बोलना है नहीं है, वेपर प्रेशर सरफेस फेनोमेना नहीं है, ठीक है। ये हमारा सरफेस फेनोमेना है। इवेपोरेशन जैसे जैसे आप सरफेस एरिया बढ़ाते जाएंगे, इवेपोरेशन का रेट बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से हमारा हो गया इवेपोरेशन। अब दूसरा आता है बच्चों कंडेंसेशन। दूसरा क्या आता है? कंडेंसेशन। तो
कंडेंसेशन का तो मतलब आपको समझ में ही आ रहा, ठीक है, कि अगर हमारा वेपर्स मॉलिक्यूल जो है अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कन्वर्जन ऑफ जल्दी से लिख लो इसको, कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू लिक्विड, कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन। अब बात आता है कि ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, कंडेंसेशन का जो रेट होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। इस बात को आप नोट बना के लिख लें यहाँ पे, ठीक है, इन सब चीजों को आगे रिलेट भी करेंगे। तो कंडेंसेशन का जो रेट है ना बच्चों वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो नंबर्स ऑफ वेपर्स मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ वेपर्स मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, जितना ज्यादा से ज्यादा वेपर्स यहाँ पे बनेंगे यूनिट वॉल्यूम में उतना ज्यादा कंडेंसेशन का रेट होगा। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें लिखने आप नोट बना के कंडेंसेशन का डेफिनेशन हो गया कन्वर्जन ऑफ वेपर्स मॉलिक्यूल इनटू लिक्विड, ठीक है। अब बात आता है इसका रेट के ऊपर, किसके रेट किस तरीके से इफेक्ट होते हैं। तो रेट जो होगा इसका वो नंबर ऑफ वेपर्स मॉलिक्यूल, इसमें लिख लें रेट ऑफ कंडेंसेशन, आरसी कर सकते हैं शॉर्ट में आप, रेट ऑफ कंडेंसेशन डिपेंड्स अपॉन number of Weber's molecule, depends upon number of Weber's molecule present in per unit volume, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो गया इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, दोनों के हम लोग बहुत सारे चीज भी देख लिए किसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी देख लिए किसका रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज्यादा वो क्या करेंगे, कंडेंस होंगे, ठीक है बच्चों। अब हमारा आएगा वेपर प्रेशर। अब हम लोग वेपर प्रेशर को समझ सकते हैं। जब हमें वेपोरेशन और कंडेंसेशन समझ आ गया है तो हम लोग अब इसको भी समझ लेंगे। चलें अब हम लोग देखें, अब हम लोग करते हैं यहाँ पे वेपर प्रेशर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, वेपर प्रेशर। अगर आप 12th की बात करें तो 12th का स्टार्टिंग ही यही से होता है सॉल्यूशन चैप्टर का, वेपर प्रेशर, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड आप लगा दें, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर का क्या मतलब होता है। अब देखें हम लोग गैसियस स्टेट पढ़े हैं ना, हम लोग गैसियस स्टेट पढ़े, ठीक है। तो गैसियस स्टेट में हम लोग बात करते थे पार्शियल प्रेशर का, किसका बात करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग टर्म जो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, वेपर प्रेशर। बच्चों गैस के लिए पार्शियल प्रेशर वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। और लिक्विड के कारण जब हम लोग प्रेशर निकालते हैं, मतलब लिक्विड को अगर हम वेपर में कन्वर्ट कर दें और फिर जब उसका हम प्रेशर निकालेंगे तो उसको हम लोग पार्शियल प्रेशर नहीं बोलते हैं बल्कि क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। लिक्विड का हो सॉलिड का हो सबका क्या डिफाइन होता है, वेपर प्रेशर डिफाइन होता है। तो हमें लिक्विड के वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ना, सॉलिड के वेपर प्रेशर के बारे में नहीं। तो इसलिए हम लोग टॉपिक क्या लगाए, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। अब यहाँ पे ध्यान से समझे पहले, उसके बाद आप लोग नोट करना, पहले आराम से सीख लो इसको कैसे करना, ठीक है। अब देखो हम सारा चीज लिखा देंगे, पहले आप समझो यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड को कैसे सोचते हैं। अब जैसे देखो हमें क्या करना होगा, पहले क्लोज कंटेनर लेना होगा। अगर आप किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर मेजर करना चाहते हैं तो आपको एक क्लोज कंटेनर लेना ही पड़ेगा। तो आप देख लें यहाँ पे एक क्लोज कंटेनर हो गया, ठीक है, मान लें क्लोज कंटेनर है। इसके अंदर हमें क्या करना होगा, लिक्विड्स को लेने होंगे, किसको लेने होंगे, लिक्विड्स मॉलिक्यूल को लेना होगा। मान लीजिए यहाँ पे ढेर सारा लिक्विड मॉलिक्यूल, हम डॉटेड से भी दिखा सकते हैं। और चूंकि यहाँ पे इवेपोरेशन होगा तो इवेपोरेशन का मतलब क्या बच्चों, सरफेस फिनोमेना लेना होगा हमको। तो ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल सरफेस पे भी रहे होंगे, ऐसे ऐसे ढेर सारे मॉलिक्यूल्स सरफेस पे भी होंगे, ठीक है। बहुत सारा इधर पूरा मॉलिक्यूल है, ये है प्योर लिक्विड, ये ध्यान देना प्योर लिक्विड। अब हम प्योर लिक्विड क्यों लिख रहे हैं, प्योर और इम्प्योर लिक्विड दो तरह का बन जाएगा। अगर आप इसमें कुछ मिला देते हैं तो वो लिक्विड इम्प्योर हो जाएगा, उसका भी हम लोग निकालेंगे। अभी हम सिर्फ देखना ये चाह रहे हैं, जब हमारे पास कोई एक लिक्विड है प्योर लिक्विड, इस लिक्विड में कुछ भी नहीं मिला हो, मतलब सॉल्यूट है ही नहीं, ऐसा मान लें, ठीक है। तो
तो हम लोग देखते हैं कि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर कैसे मेजर करते हैं। तो हमारे पास ये प्योर लिक्विड है, ठीक है। अब देखें होगा क्या कि ध्यान से देखें, यहाँ पे हम टेम्परेचर को फिक्स रखें, यहाँ पे टेम्परेचर को फिक्स रखें, ऐसा तो नहीं है ना कि हम टेम्परेचर बार बार बढ़ा घटा रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ध्यान दें, कंडीशन हमारा क्या, टेम्परेचर को हम लोग क्या कर दिए बच्चों, फिक्स कर दिए। टेम्परेचर को हम लोग क्या कर दिए, फिक्स कर दिए, ठीक है। टेम्परेचर फिक्स है। सरफेस एरिया बताएं, घट बढ़ रहा है क्या, सरफेस एरिया घट बढ़ रहा है क्या, नहीं, फिक्स है। क्यों, क्योंकि ये कंटेनर थोड़ी ना फ्लेक्सिबल है, ऐसे ऐसे थोड़ी ना हो रहा, ठीक है। एक बार जो फिक्स हो गया वो तो फिक्स है, ठीक है। तो सरफेस एरिया फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है। अब सोचिए लिक्विड बदल रहे हैं क्या बार बार, नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड ये भी क्या है, सेम है। सेम है इन द सेंस कि एक ही लिक्विड लिए ना, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई वेरिएशन नहीं होगा। हम आपको ऐसा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमें अभी रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन को जज करना। और अभी थोड़ा देर पहले हम बताएं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन 3 चीजों पर डिपेंड कर रहा था, टेम्परेचर के ऊपर, सरफेस एरिया के ऊपर और नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर। तो ये तीनों ही चीज यहाँ पे क्या है, एक जैसा है, टाइम के साथ वैरी नहीं कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए यहाँ से क्या हुआ होगा, क्या इसका वेपोरेशन हुआ होगा क्या, तो ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर में जा रहे हैं, ये लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होंगे, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए वेपर हम बना दे रहे हैं, बहुत सारे वेपर्स होंगे नो डाउट, ठीक है। अब देखें जैसे ये वेपर बना होगा, ये तुरंत क्या हो जाएगा बच्चों, फिर से कंडेंस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये एस्केप तो कर नहीं पाया एटमॉस्फेयर में। तो जैसे ही वाल्व से कोलिजन होगा, ये सारे वेपर्स में कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, कंडेंसेशन, ये सब के सब कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे दो प्रोसेस आ गया ना, एक इवेपोरेशन भी हो रहा और दूसरा कंडेंसेशन भी हो रहा। तो क्या हम कैसे प्रेशर को मेजर कर पाएंगे, जब तक ये दोनों का कन्वर्जन कांस्टेंट नहीं हो जाता, मतलब वेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों एक जैसा नहीं हो जाता, कांस्टेंट नहीं हो जाता, तब तक हम मेजर ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि तुरंत वेपर बन भी रहा, तुरंत वेपर क्या हो जा रहा, कंडेंस भी हो जा रहा। तो वेपर का जब तक फिक्स अमाउंट नहीं होगा तब तक हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग को यहाँ पे देखना होगा इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट क्यों आया, क्योंकि आपको बताया गया था कि किसी भी क्लोज कंटेनर में अगर दो अपोजिट प्रोसेस होते हैं तो उसको रिवर्सिबल बोलते हैं, वहां हमेशा इक्विलिब्रियम आएगा। तो यहाँ पे भी देखें क्लोज कंटेनर है, दो अपोजिट प्रोसेस है, मतलब एक हो गया इवेपोरेशन और दूसरा हो गया कंडेंसेशन, एक है इवेपोरेशन और दूसरा है कंडेंसेशन। इसका मतलब ये कि इसके अंदर इक्विलिब्रियम आना ही आना है। और इक्विलिब्रियम किसके अंदर आएंगे, तो ये है लिक्विड, ये क्या है लिक्विड, और ये क्या है वेपर है। तो लिक्विड और वेपर के बीच में तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे आना ही आना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए होगा क्या, अब यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं कि कुछ समय के बाद क्या हो गया होगा, लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब ये कैसे समझ में आ रहा कि कुछ समय बाद लिक्विड वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम आएगा, इसको समझाने के लिए हम एक चीज और आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पे आप ध्यान से देखें, हम इसमें छोटा छोटा कंटेनर ये बनाएंगे जो आपको वहां बनाया गया है। 3 हम लोग कंटेनर कंसीडर कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दें, आराम से इसको समझ लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आगे आपको दिक्कत नहीं होने वाला। अगर आप वेपर प्रेशर को सही ढंग से नहीं समझ पाए तो इसका एक पार्ट आपका पूरा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक पूरा पार्ट इसका वेपर प्रेशर के ऊपर ही बेस्ड होता है, इसलिए वेपर प्रेशर को जितना ज्यादा अच्छे समझेंगे आप, आपका कहानी उतना आसान हो जाएगा इस चैप्टर में। अब जैसे देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे t=0 का सिचुएशन ले रहे हैं, t=0 का ले रहे हैं। ये है हमारा t=t1 का कुछ समय के बाद, और ये है कब, जब इक्विलिब्रियम आ गया। आपको पता है कि इक्विलिब्रियम आएगा, हम ऐसा क्यों मान रहे हैं, क्योंकि किसी न किसी टाइम में इक्विलिब्रियम आनी ही आनी है, क्योंकि ये क्लोज कंटेनर है और दो प्रोसेस रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो इक्विलिब्रियम आएगा। अब सोचें t=0 करने का क्या मतलब हुआ बच्चों, यहाँ पे अभी हमारे पास सिर्फ लिक्विड होंगे, यहाँ पे हमारे पास अभी सिर्फ लिक्विड होंगे, वेपर फॉर्मेशन नहीं हुआ होगा, ओनली लिक्विड है। समझ में आ रहा, तो कंटेंट हमारे पास लिक्विड हो गया।
टी इक्वल्स टू टी पे सोचिए क्या हुआ होगा, टी इक्वल्स टू टी पे क्या हुआ होगा बच्चों, यहाँ पे कुछ ना कुछ वेपर्स जरूर बने होंगे, कुछ समय के बाद तो इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा तो वेपर बन जाएंगे। यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों, टी इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे भी क्या होगा, यहाँ भी वेपर्स होंगे, यहाँ भी वेपर्स होंगे, लेकिन फर्क क्या है, अब जैसे देखें ये टी इक्वल्स टू टी का टाइम है, ये टी इक्वल्स टू सॉरी जीरो का टाइम है, ये टी इक्वल्स टू टी का टाइम है और ये टी इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम का टाइम है, ठीक है। अब बताएं यहाँ पे हम आपको कुछ सवाल पूछने जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आपको बताने हैं। आप बताइए यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या जीरो होगा क्या, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या जीरो होगा क्या, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर है, कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर रखा हुआ है, रेट सरफेस एरिया फिक्स किया हुआ, लिक्विड भी है, इसका मतलब लिक्विड का इवेपोरेशन तो होगा ही, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लिक्विड है तो इवेपोरेट करेगा। अब सोचें कि लिक्विड का जो इवेपोरेशन होगा वो क्या टाइम टू टाइम वैरी करेगा या नहीं करेगा, जितना यहाँ रहेगा उतना ही यहाँ भी रहेगा, उतना ही यहाँ रहेगा, क्यों, हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि मान लीजिए इसका कुछ वैल्यू है, जिस वैल्यू से ये स्टार्ट कर जाएगा वो वही वैल्यू पे रहेगा, तो मान लीजिए इसका वैल्यू कुछ ना कुछ है, हम कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए रेट ऑफ इवेपोरेशन कितना है R1, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या है R1 एट इक्वल्स टू 0 पे, अपने इनिशियल कंडीशन पे ये कुछ वैल्यू से स्टार्ट हुआ, अब जिस वैल्यू से ये स्टार्ट हुआ होगा, अब सोचते हैं कि अगर ये R1 से स्टार्ट हुआ था रेट ऑफ इवेपोरेशन, तो क्या इस समय पे ये R1 ही रहेगा या चेंज हो गया होगा या बढ़ गया होगा, ये घट गया होगा या बढ़ गया होगा, तो आप देखें कि रेट इवेपोरेशन का चेंज तभी करता है जब यहाँ से यहाँ जाने तक, यहाँ से यहाँ जाने तक जो हम चार कंडीशन पढ़े हैं वो चारों में से कोई भी चेंज हुआ होता, तो हम फ्लो तो करा नहीं रहे, ठीक है, फ्लो हम लोग करवा नहीं रहे, तो वो तो खत्म ही हो गया, कंटेनर तो बंद है ना, इसके ऊपर ड्राई पास भी कराएंगे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे हम कर भी नहीं रहे, वैसे हम कर भी नहीं रहे। अब देखिए यहाँ पे जो टेम्परेचर है वही टेम्परेचर यहाँ पे है, मतलब टेम्परेचर के कारण तो रेट चेंज नहीं हुआ होगा, सरफेस एरिया जो कंटेनर के यहाँ पे है वही यहाँ पे, वो बात अलग है, थोड़ा सा अलग अलग बना हुआ, बस ऐसा माने कि जितना सरफेस एरिया इसका है उतना ही, ऐसा नहीं सोचना है कि ये छोटा बन गया ये बड़ा, दोनों का सबका सेम है, ठीक है, अब ऐसा मान के चले, वो थोड़ा सा बड़ा बन गया बट वैसा होना नहीं चाहिए था। नेचर ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड यहाँ रखा हो वही लिक्विड यहाँ रखा हो, इससे ये पता चला कि अगर ये रेट R1 है तो ये भी रेट क्या रहा होगा, R1 ही रहा होगा, ठीक है, फिर से ये इस समय पे भी इक्विलिब्रियम पे भी रेट कितना रहा होगा, R1 ही रहा होगा, मतलब इसका एक बार जो रेट स्टार्ट हो गया वही रेट थ्रू आउट इवेपोरेशन रहेगा, इसका रेट चेंज होने वाला नहीं है। अब हम बात करते हैं रेट ऑफ कंडेंसेशन का, रेट ऑफ कंडेंसेशन का यहाँ पे बताएं, रेट ऑफ कंडेंसेशन कितना रहा होगा, 0 रहा होगा, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ कंडेंसेशन के बारे में आपको लिखाया गया है तो वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड ये वेपर्स के मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, कितना ज्यादा वेपर्स बने, तो अब बताएं यहाँ पे कोई वेपर्स अभी बना क्या, नहीं बना, तो क्या यहाँ कंडेंसेशन होगा क्या, नहीं होगा। अब यहाँ पे आके देखें, यहाँ पे कंडेंसेशन का रेट बढ़ा होगा, 0 से कुछ तो बढ़ गया होगा ना, क्योंकि कुछ वेपर्स तो बने हैं ना, कुछ वेपर्स क्या हैं बने हैं, तो कुछ वेपर्स बने, इसका मतलब रेट इसका इंक्रीज किया होगा, रेट क्या होगा, इंक्रीज किया होगा, कितना होगा वो हम लोग को जानना भी नहीं है, रेट इंक्रीज किया होगा, निकलेगा भी नहीं इतने डाटे से, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे अगर आ जाए तो यहाँ और यहाँ में फर्क क्या रहा होगा कि जितना मॉलिक्यूल यहाँ पे आया है उससे ज्यादा मॉलिक्यूल और बाद में आएगा टाइम, ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम टाइम हम इसके बाद ले रहे हैं, तो इसका मतलब कि रेट यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वेपर्स बनेंगे। आपको कहेगा रेट तो सेम था, ज्यादा वेपर कैसे बनेंगे, अरे ज्यादा रेट होने से वेपर्स नहीं, मतलब टाइम एक्सपेंड हो रहा है, टाइम एक्सपेंड हो रहा था कंटेनर के अंदर, वेपर ज्यादा से ज्यादा जमा होंगे, उसी रेट से चल रहा है, लेकिन टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वेपर्स का संख्या बढ़ेगा, इसलिए रेट और ज्यादा इंक्रीज हो गया होगा, रेट और ज्यादा इंक्रीज हुआ होगा, तब देखिए रेट ऑफ कंडेंसेशन धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या बच्चों कांस्टेंट चल रहा है। इसका मतलब अगर हम इसका एक ग्राफ के थ्रू आपको समझाएं ये चीज, तो आपको समझ आएगा कि ये इक्विलिब्रियम आएगा, और जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा तब तक हम ये चीज डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम अभी तक क्या कर रहे हैं बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड निकालने के लिए हम पहले इक्विलिब्रियम समझ रहे हैं कि आखिर हम किसी भी क्लोज कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड लेते हैं तो वहां पे लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम
कैसे आ जाता। बस अभी हम आपको सिर्फ यहाँ से यही समझाए हैं कि किस तरीके से इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो हम इसको मिटा रहे हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देखें ये इक्विलिब्रियम कैसे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसी तीनों सिचुएशन को ग्राफ के थ्रू दिखाने की कोशिश करें तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखें। हम इधर रेट लिखें, आर ई लिखते हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए टाइम है आपका। अब सोचिए रेट ऑफ इवेपोरेशन किसी टाइम टी पे, ये टाइम एक्सिस है, ऐसा माना किसी टाइम टी पे। अब देखिए यहाँ पे क्या रेट ऑफ इवेपोरेशन तो कुछ भी रहा होगा, जो भी रहा होगा वो फिक्स ही है, इसके लिए हमें कोई टेंशन है नहीं। तो ये मान लीजिए रेट ऑफ इवेपोरेशन R1 है। R1 का वैल्यू जो एक बार फिक्स हो चुका वो थ्रू आउट द फिक्स है, टाइम के साथ ही वैरी नहीं कर रहा, ठीक है। अब आते हैं हम रेट ऑफ कंडेंसेशन सोचते हैं, रेट ऑफ कंडेंसेशन टाइम के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ कंडेंसेशन अब क्या देख रहे हैं, ये 0 से स्टार्ट हुआ, ये 0 से स्टार्ट हुआ और कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। तो सोचें कि अगर कोई चीज कांस्टेंट है और कोई चीज धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं तो उसको टच कर ही जाएगा ना, कहीं ना कहीं इसको वो टच कर ही जाएगा। तो अगर आप रेट ऑफ फॉर्मेशन ये इवेपोरेशन की बात करते हैं तो ये धीरे धीरे करके क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पे मान लिया टच कर गया। तो ये है RC, ये क्या है RC और ये हो गया हमारा RE। अब देखिए यहाँ पर से ये साथ साथ चलेगा ना, ये साथ साथ चलेगा। और ये जो टाइम आया होगा ये टाइम कौन सा होगा, इक्विलिब्रियम टाइम होगा। ये टाइम कौन सा होगा बच्चों, इक्विलिब्रियम टाइम रहा होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम टाइम पे ही ये टच कर गया, इसका मतलब रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो गया, सेम हो गया। और कब होगा सेम, इक्विलिब्रियम पे। तो अब हम लोग यहाँ पे बताएंगे यही बात कि यहाँ पे लिक्विड और वेपर के बीच में क्या आ गया होगा, इक्विलिब्रियम आ गए होंगे। लिक्विड और वेपर के बीच में यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गए होंगे। ये बात सबको शायद समझ में आ गया होगा बच्चों। अभी हम वेपर प्रेशर को डिफाइन नहीं किए हैं, अभी हम आपको सिर्फ ये समझाए हैं कि आप जब भी किसी क्लोज कंटेनर के अंदर किसी लिक्विड को रखेंगे, जब आप किसी क्लोज कंटेनर के अंदर किसी लिक्विड को रखेंगे, ठीक है, तो वहां पे कुछ समय के बाद लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम आएगा ही आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, कैसे आएगा, वो सारी चीज हम आपको यहाँ पे समझा दिए हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए इक्विलिब्रियम तो आ गया, अब हम लोग वेपर प्रेशर को मेजर कर पाएंगे। जब ये सिचुएशन आ जाएगा तब हम यहाँ पे वेपर प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। और तब बताया गया कि किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, वो किस तरीके से डिफाइन होगा, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स एट इक्विलिब्रियम। ये बात बहुत जरूरी है, एट इक्विलिब्रियम। यहाँ भी प्रेशर लगा रहा होगा लेकिन यहाँ पे अभी रेट चूंकि कांस्टेंट नहीं हुआ होगा, इसलिए इन दोनों में बहुत ज्यादा चेंजिंग हो रहा होगा। जबकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया तो जितना टाइम में जितना वेपर्स बनेंगे उतने ही वेपर्स कंडेंस भी हो जाएंगे। इसका मतलब ये कि यहाँ पे वेपर्स का अमाउंट कांस्टेंट हो जाएगा। आपको पता भी होगा इक्विलिब्रियम में कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे हम लोग करते हैं इसको। हाँ तो बच्चों हम लोग यहाँ पे देख रहे थे वेपर प्रेशर के बारे में, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे ही आपको बता रहे थे कि टी इक्विलिब्रियम जब आएगा तो लिक्विड और वेपर के बीच में क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तभी आपको वेपर प्रेशर मेजर करना होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग अब कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको मिटा दें। हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो आप यहाँ से ध्यान से देखें कि वेपर प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, ठीक है। वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का कैसे डिफाइन होगा, तो ये होगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय, इसका डेफिनेशन लिख लें आप। वेपर प्रेशर का डेफिनेशन होगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ ए लिक्विड, ऑफ ए लिक्विड एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम किसके किसके बीच आएगा बच्चों, तो उसके ब्रैकेट में आप ऐसा लिख दें कि लिक्विड और वेपर के बीच में जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्यों आएगा, कैसे आएगा, वो सब चीज हम समझ चुके हैं, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम इन ए क्लोज कंटेनर, इन ए क्लोज कंटेनर, इन ए क्लोज कंटेनर इज नोन एज, is known as vapor pressure, is known as vapor pressure of
ऑफ लिक्विड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी नॉट, ऐसे याद रखना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी नॉट। अब देखें इसमें दो तरह का टर्म आएंगे, दो तरह का नोटेशन, एक पी नॉट होता है दूसरा पी होगा, एक पी नॉट होगा दूसरा पी होगा। मतलब जहां भी हम ऊपर नॉट लगाएंगे बच्चों को समझ जाना आपको कि वो प्योर फॉर्म है, प्योर फॉर्म है। मतलब जैसे हम लोग लेते हैं ना वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, तो हम ऐसे लिख देंगे पी नॉट ए, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी, तो ये हो जाएगा पी नॉट बी। मतलब ये जब भी नॉट लगा हो रहा है समझ जाना कि कंटेनर के अंदर सिर्फ और सिर्फ लिक्विड ए रखा हुआ। अगर ऐसे लिखा हुआ तो समझ जाए कंटेनर के अंदर सिर्फ लिक्विड बी रखा हुआ। तो इस तरीके से हम लोग बच्चों यहाँ पे काम करते हैं। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, हम जल्दी से इसको रिपीट कर दे रहे हैं। हम लोग मोलालिटी के बारे में पढ़े थे, मोल फ्रैक्शन के बारे में तो बेसिक चीज था। आज हम लोग जो 12th का पार्ट शुरू किए थे बच्चों, उसमें था हमारा इवेपोरेशन। क्या था? इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के बारे में आपको समझा दिए। इवेपोरेशन का सीधा सा मतलब है कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है जिसके दौरान लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे होते हैं वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इसका रेट 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, जिसमें 3 हमारा मेन होता है। एक टेम्परेचर था, दूसरा नेचर ऑफ लिक्विड था, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में किस टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके बाद था हमारा ये सरफेस एरिया था, उसके बाद फ्लो ऑफ ड्राई एयर था, ठीक है। और रेट ऑफ कंडेंसेशन जो था बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ वेपर्स के मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्रिएट होंगे उसका कंडेंसेशन उतना ही ज्यादा होगा। फिर हम लोग समझें कि अगर किसी भी कंटेनर के अंदर कोई भी लिक्विड रखते हैं तो उसमें लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम क्यों आता है, कैसे आएगा, और जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तब उस समय जो भी प्रेशर, ठीक है, एक्सर्ट किया जा रहा होगा लिक्विड के सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर्स के द्वारा जो प्रेशर लगते हैं उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। और अगर कंटेनर के अंदर सिर्फ कोई एक लिक्विड होगा तो उसके वेपर प्रेशर को हम लोग नॉट लगा के दिखाएंगे, जो लिक्विड होगा उसका हम लोग नाम लिख देंगे। तो आज बच्चों हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर के बारे में ही, क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो हम सिर्फ इसका डेफिनेशन पढ़े और समझे कि क्यों कैसे हुआ, ठीक है। अब इसके फैक्टर के बारे में हम लोग देखेंगे, इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स भी हमें याद रखेंगे कि वेपर प्रेशर के लिए क्या क्या पॉइंट याद रखना, हमें कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं। फिर इसका हम लोग टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देखेंगे। ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। सभी लोग इसको ध्यान से पढ़ लेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड को।